वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 फॉर अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी 2024 एग्जामिनेशन विच विल नाउ बी हेल्ड ऑन 23 जून। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। अगर आपको रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 बिल्कुल भी नहीं आता है देन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, क्योंकि हम लोग आपको स्क्रैच से रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं बताने वाले हैं। दिस वीडियो इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट इज RJS 2024। इस पूरी वीडियो और इस PDF का सिर्फ एक ही फोकस रहने वाला है कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में रेंट कंट्रोल एक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाएं। तो इसलिए अगर आपको रेंट कंट्रोल एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस रेंट कंट्रोल एक्ट के सही से कर पाएंगे। और याद रहे, अगर आपको रेंट कंट्रोल एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और आप तब भी ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लास्टली, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये PDF अच्छी लगती है तो आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने RJS एग्जाम से रिलेटेड सभी माइनर एक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप उनको हमारी वेबसाइट से बहुत माइनर प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। ये RJS की 5 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज है जिसे आप अटेम्प्ट करके अपनी करंट प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे द्वारा डायरेक्टली निकाली गई पहली टेस्ट सीरीज है इसलिए इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। डोंट कंपेयर इट्स लो प्राइस विद इट्स कंटेंट। क्वेश्चंस वेल रिसर्च्ड और अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ RJS हैं जिससे आपको रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस हो सके। पायरेसी रोकने के लिए इन टेस्ट्स की कोई PDF नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप वेबसाइट से इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टेस्ट्स को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 5 मॉक टेस्ट्स यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद एनीथिंग इन दिस टेस्ट सीरीज देन वी विल रिफंड योर होल 100% ऑफ द मनी। फॉर दिस जस्ट सेंड योर UPI ID ऑन द WhatsApp नंबर ऑफ आवर YouTube चैनल एंड योर मनी विल बी रिफंडेड विद इन 180 मिनट्स। नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले इस एक्ट की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थोड़े से प्रिलिमिनरी पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, 32 सेक्शन है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन म्युनिसिपल एरियाज। इन्फोर्समेंट डेट इस एक्ट की है 1 अप्रैल 2003 और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इस एक्ट की है वो है 2017 अमेंडमेंट, 2017 अमेंडमेंट विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 27 सितंबर 2017। अब रीजन क्या था 2017 अमेंडमेंट का? ये अमेंडमेंट इसलिए पास की गई थी क्योंकि कोई भी प्रोविजन नहीं थी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर जिसके द्वारा रेंट को डिपॉजिट कर दिया जाए जब आपकी पेटिशन या अपील पेंडिंग हो। यानी कि पेंडेंसी के दौरान पेटिशन या अपील की कोई भी प्रोविजन नहीं थी रेंट डिपॉजिट करने की, और 2017 अमेंडमेंट ने इसी चीज को ऐड कर दिया। और ये अमेंडमेंट किस केस की वजह से नेसेसरी हुई थी? वो था पुष्पा देवी बिरला वर्सेस RCT जयपुर, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जयपुर का केस। इस केस के अंदर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोला था पुष्पा देवी बिरला को, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी कोड जो कि 2015 में आया था उसके बेसिस पे ये वाली प्रोविजंस जो थी डिपॉजिटिंग रेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी की, इनको ऐड कर दिया था। अब हम जल्दी से स्कीम ऑफ द एक्ट देख लेते हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी चीजों के बारे में, सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। चैप्टर 2 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, सेक्शन 6 टू सेक्शन 7। चैप्टर 3 बात करता है टेनेंसी के बारे में, सेक्शन 8 टू सेक्शन 10। चैप्टर 4 बात करता है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर, सेक्शन 11 टू सेक्शन 12। चैप्टर 5 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट एंड एविक्शन, अपील और एग्जीक्यूशन के बारे में, सेक्शन 13 टू सेक्शन 22। चैप्टर 5 है जो कि 2017 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट्स और पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में। दिस स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 22 कैपिटल A टू 22 कैपिटल C। चैप्टर 5B भी 2017 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जो बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये है सेक्शन 22 कैपिटल D से सेक्शन 22 कैपिटल G तक। चैप्टर 6 में बात की गई है अमेनिटीज की जो कि है सेक्शन 23 से सेक्शन 24 कैपिटल A तक। चैप्टर 7 बात करता है मिसलेनियस प्रोविजंस की जो कि है सेक्शन 25 से सेक्शन 32 तक। अब हम शॉर्ट नोट से शुरुआत करते हैं।
सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 जो कि एक्सटेंड की बात करता है, वो ये कहता है कि दिस एक्ट विल एक्सटेंड टू म्युनिसिपल एरियाज। म्युनिसिपल एरियाज कौन होंगे? विच आर कंप्राइज्ड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और आर डिक्लेयर्ड एज म्युनिसिपल एरियाज बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि म्युनिसिपल एरियाज दो तरीके से हो सकता है, या तो जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हो या फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल एरिया डिक्लेयर कर दिया हो। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस बताई गई हैं। 2A में बताई गई है अमेनिटीज की डेफिनेशन। अमेनिटीज includes water, electricity, passages, staircase, natural light, lavatories, lift, conservancy, sanitary services, telephone services, TV और केबल। 2B के अंदर बात की गई है appellate rent tribunal की, which is formed under section 19। 2C के अंदर है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। लैंडलॉर्ड कौन होता है? द पर्सन हु इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। कैसे? ऑन हिज ओन अकाउंट या फिर थ्रू हिज एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट। 2D बात करता है लीज की। लीज सेव एज डिफाइंड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 2E के अंदर डिफाइंड है म्युनिसिपल एरियाज। म्युनिसिपल एरियाज के लिए आपको राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 को पढ़ना पड़ेगा। 2F के अंदर प्रेमिसेस को डिफाइन किया गया है। तो प्रेमिसेस क्या क्या होंगी? लैंड which is not used for agriculture, any building or part of it which is let or intended to be let for residential or commercial use, gardens, grounds, godowns, garages, outhouses pertinent to building or part of it, any furniture which is supplied by the landlord, fittings and amenities, land pertinent with the building or any part of it, but it does not include a room in hotel, dharamshala, inn, sarai, lodging house, boarding house और hostel। और explanation में बताया गया है that the top of the roof shall not form part of premises in absence of contract to the contrary। अगर सिंपल शब्दों में देखें तो प्रेमिसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कोई भी लैंड विच इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ इट विच हैज बीन लेट फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज, एनी गार्डन्स, ग्राउंड्स, गोडाउन्स, गराजेस, आउट हाउसेस विच आर अपरटेनेंट टू द बिल्डिंग, यानी कि उससे सटे हुए हैं। कोई भी फर्नीचर जो कि लैंडलॉर्ड ने दिया हो, कोई फिटिंग्स, अमेनिटीज, या फिर एनी लैंड विच इज अपरटेनेंट टू बिल्डिंग और पार्ट ऑफ इट। बट इट डज नॉट इंक्लूड कोई भी होटल के अंदर रूम है, धर्मशाला के अंदर, इनके अंदर, सराय के अंदर, किसी लॉजिंग हाउस के अंदर या बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल के अंदर कोई रूम है तो उसको प्रेमिसेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज की जो टॉप ऑफ रूफ है, यानी कि जो छत है आपकी, वो प्रेमिसेस के अंदर नहीं आती है। जनरल रूल ये है कि वो प्रेमिसेस का पार्ट नहीं है। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कहता है कि वो पार्ट होगा, then it can be part of premises, but general rule यही है कि आपका top of the roof it is not part of premises। 2FA के अंदर रेंट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 22 कैपिटल A के अंदर। दिस वाज एडेड बाय 2017 अमेंडमेंट। 2G के अंदर डिफाइन किया गया है रेंट ट्रिब्यूनल को, जो कि सेक्शन 13 के अंदर है। 2H के अंदर सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन हु इज और इज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। 2I के अंदर टेनेंट को डिफाइन किया गया है। अब टेनेंट की डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। एनी पर्सन बाय होम या फिर ऑन हुज अकाउंट और ऑन हुज बिहाफ रेंट इज पेएबल, एंड एनी पर्सन who continues in possession after termination of tenancy otherwise than by order decree for eviction। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जो कि खुद रेंट देता है या फिर उसके बिहाफ पे या उसके तरफ से कोई रेंट देता है तो वो टेनेंट होगा। और कोई भी पर्सन जो कि टेनेंसी खत्म होने के बाद भी उस घर की पोजेशन में है, उसको टेनेंट माना जाएगा, बशर्ते ये किसी ऑर्डर या डिक्री से ना किया गया हो एविक्शन की, तो वो टेनेंट माना जाएगा। लेकिन अगर ये जो पर्सन है क्लॉज आई के अंदर, इसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या होगा? अगर रेसिडेंशियल प्रेमिसेस है तो सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर who are residing with him as a member of family up to his death, ये लोग टेनेंट माने जाएंगे। अगर कोई कमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए किराए पे जगह दी गई थी, प्रेमिसेस को दिया गया था, तो भी स्पाउस, सन, डॉटर, मदर और फादर जो कि उनके साथ बिजनेस कैरी कर रहे थे अप टू द डेथ, इन लोगों को भी टेनेंट माना जाएगा। 2J के अंदर डिफाइंड है ट्रिब्यूनल। Tribunal means appellate rent tribunal or the rent tribunal. Now we will come to section 3.
सेक्शन 3 बात करता है कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रेमिसेस एंड टेनेंसी। अब चैप्टर 2 के अंदर किस चीज की बात की गई थी? चैप्टर 2 के अंदर बात की गई थी रिविजन ऑफ रेंट की, और चैप्टर 3 के अंदर बात की गई थी टेनेंसी के बारे में। तो जो भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हैं वो सर्टेन प्रेमिसेस और टेनेंसीज पे नहीं लगेंगे। कौन सी प्रेमिसेस और टेनेंसीज हैं वो? कोई भी अगर प्रेमिसेस है जयपुर में जिसका रेंट 7,000 से ज्यादा है, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में 4,000 से ज्यादा है, या फिर किसी और म्युनिसिपल एरिया के अंदर 2,000 से ज्यादा है, तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 नहीं एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई ऐसी प्रेमिसेस है विच बिलोंग्स टू, या फिर उसको किराए पे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई बॉडी कॉरपोरेट है जो कि सेंट्रल एक्ट या राजस्थान एक्ट से बनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो कि सेक्शन 617 कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, या फिर कोई देवस्थान डिपार्टमेंट की प्रेमिसेस है, या फिर वक्फ की प्रेमिसेस है, या फिर कोई रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट की प्रेमिसेस है, कि कोई यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस है, कोई बैंक, पीएसयू, कॉरपोरेशन सेंट्रल या स्टेट एक्ट से जो बनी हो, किसी एमएनसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जिसकी शेयर कैपिटल 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब एक्सप्लेनेशन बताता है बैंक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जानने के लिए आपको रेफर करना होगा एसबीआई एक्ट 1955, एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959, सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, सेक्शन 2E ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, और जो भी प्रेमिसेस किसी फॉरेन कंट्री, किसी एम्बेसी को, किसी हाई कमीशन को, किसी फॉरेन स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दी गई हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 4। इसके अंदर बात की गई है रेंट टू बी एज अग्रीड। Now agreed between whom? Agreed between landlord and tenant। रेंट वही होगा जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट अग्री करें, और उसके अंदर इट शैल नॉट इंक्लूड चार्जेस पेएबल फॉर अमेनिटीज, यानी अमेनिटीज के लिए जो पैसे देने होंगे वो रेंट का पार्ट नहीं होते हैं। दे आर अग्रीड एंड पेएबल सेपरेटली। उसके लिए अलग से आपको स्पेसिफिक अग्रीमेंट या फिर सेपरेटली उसके लिए पे करना पड़ेगा सारी अमेनिटीज के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 5। इसके अंदर बात की गई है पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टेनेंट। टेनेंट को पेमेंट कब तक कर देनी है? तो सिंपल सी बात है कि पे रेंट बाय 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉर द मंथ फॉर विच रेंट इज पेएबल, यानी अगले महीने की 15 तारीख तक रेंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। यानी अगर जनवरी का किराया है तो वो 15 फरवरी तक आपको दे देना है टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को। अब जैसे ही टेनेंट ये रेंट पे करेगा, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीट ऑफ द अमाउंट ड्यूली साइंड बाय लैंडलॉर्ड और हिज एजेंट। जैसे ही वो किराया भरेगा उसको रसीद की एंटाइटलमेंट तुरंत हो जाएगी जो कि साइन होगी लैंडलॉर्ड या उसके एजेंट के द्वारा। और टेनेंट कैसे, किन मेथड से टेनेंट रेंट पे कर सकता है? या तो वो पर्सनल पेमेंट कर सकता है कैश से, चेक से या बैंक ड्राफ्ट से, या फिर वो डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में भी उसको जमा कर सकता है, या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर का भी यूज कर सकता है। और लैंडलॉर्ड को अपना जो भी अकाउंट नंबर है और बैंक का नाम है, अगर वो सेम म्युनिसिपल एरिया के अंदर है तो उसको ये सारी चीजें टेनेंट को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी रेंट एग्रीमेंट के अंदर या फिर नोटिस के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। कैसे होगी रिवीजन ऑफ रेंट? अब इसके अंदर एक डेट आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1950। अगर 1 जनवरी 1950 के पहले आपने प्रेमिसेस रेंट पे दी हैं तो ये माना जाएगा कि वो 1 जनवरी 1950 को ही दी गई थी। इस सिचुएशन में क्या होगा, रेंट की जो रिवीजन होगी वो 5% पर एनम की दर से होगी, और जो भी अमाउंट है इंक्रीज का वो 10 साल के बाद ओरिजिनल रेंट में मर्ज कर दिया जाएगा। पहले ये 5% 7.5% होता था, लेकिन इसको 5% कर दिया गया है 2006 अमेंडमेंट से, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 22 फरवरी 2006। और जो भी अमाउंट ऑफ रेंट आएगा वो अगेन विल बी लायबल टू बी इंक्रीज्ड एट 5% पर एनम। तो सिंपल सी बात है, रिवीजन ऑफ रेंट होगी 5% पर एनम की दर से आपका किराया हर साल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और 10 साल बाद
ये जो है जितना भी इंक्रीज हुआ है किराया 5% बढ़ा के वो ओरिजिनल रेंट के अंदर प्लस कर दिया जाएगा, और जो भी रेंट आएगा उसके बाद उसको भी फिर से 5% के उससे रिवीजन हो सकता है। अगर कोई बिल्डिंग है या प्रेमिसेस है जो कि 1 जनवरी 1950 के बाद रेंट पे दी गई थी तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा 5% पर एनम, और जो भी अमाउंट ऑफ इंक्रीज रेंट है मर्ज्ड इन रेंट आफ्टर 10 ईयर्स, और जो भी अमाउंट अराइव होगी मर्जर के बाद उसको भी आप 5% पर एनम के रेट से बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर 10 साल का जो पीरियड है मर्जर का वो कंप्लीट नहीं होता है अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो जो भी 5% का इंक्रीज था अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसको जो है अमाउंट को रेंट में मर्ज कर दिया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्ट आया 2001 में, अब आपकी टेनेंसी शुरू हुई 1995 में, अब जो 5% से इंक्रीज होकर आपके 10 साल तो हुए नहीं है, 6 साल हुए हैं, तो ये 6 साल की ही जो इंक्रीज अमाउंट है वो ही रेंट में ऐड हो जाएगी और वो फिर 5% से बढ़ने लगे। सब क्लॉज 3 कहता है कि द रेंट अराइव्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गिवन इन सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 शैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगेन विल बी लायबल टू बी इंक्रीज बाय 5% पर एनम एंड अमाउंट ऑफ रेंट इंक्रीज शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। सिंपल सी बात की गई है कि अब आपका जब रिवाइज्ड रेंट निकल चुका है और उसके कंप्लीशन के बाद, हर साल के कंप्लीशन के बाद फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसको भी आप सेम फॉर्मूला से 5% पर एनम पे इंक्रीज करोगे, और जो अमाउंट ऑफ रेंट इंक्रीज होगा वो 10 साल के बाद उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। और ये जो रेंट होगा इट विल बी लायबल टू बी फर्दर इंक्रीज एट सिमिलर रेट एंड मर्ज्ड इन सिमिलर मैनर टिल टेनेंसी सबसिस्ट्स, और जब तक आपकी टेनेंसी चलती रहेगी सेम 5% और 10 साल का फॉर्मूला लगता रहेगा रेंट के रिवीजन के। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि रेंट रिवाइज्ड एज पर फॉर्मूला गिवन इन 1 and 2 शैल बी पेएबल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड फ्रॉम द डेट अग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वेयर petition filed in rent tribunal from the date of filing of such petition। अब ये कब पेएबल होगा? जो भी इंक्रीज्ड रेंट है, रिवाइज्ड रेंट है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फर्स्ट पॉइंट, और फ्रॉम द डेट अग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट सेकंड पॉइंट, और अगर कोई पिटीशन फाइल हुई है रेंट ट्रिब्यूनल की फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच पिटीशन, जिस डेट को पिटीशन फाइल हुई थी उस डेट से ये रेंट की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 7। इसके अंदर बताया गया रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। तो सब क्लॉज 1 कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी रेंट ऑफ प्रेमिसेस लेट आउट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट is liable to increase at 5% per annum and amount of increased rent shall be merged in such rent after 10 years and liable to be increased and merger till tenancy subsists and agreement for increase of rent in excess of 5% per annum shall be void to that extent। अब ये सब क्लॉज 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5% से ज्यादा का अगर आप इंक्रीज करते हैं रेंट के अंदर तो इट इज वॉइड, तो 5% के ऊपर जितना भी होगा वो वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए आपने 7.5% किया तो जो 2.5% है दिस विल इट इज़ वॉइड टू दैट एक्सटेंड। और इसके अंदर भी सेम फार्मूला लगा है जो कि न्यू टेनेंसीज के रिस्पेक्ट में होगा कि 5% पर एनम, और जो भी अमाउंट ऑफ इंक्रीज रेंट है वो 10 साल के बाद मर्ज किया जाएगा रेंट के अंदर, और वो भी लायबल टू इंक्रीज है मर्जर टिल टेनेंसी सबसिस्ट। सेक्शन 8 बात करता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए। व्हाट इज अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी? इफ यू आर लेटिंग समथिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years। यानी सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई प्रेमिसेस टाइम पीरियड फिक्स करके रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 3 साल के लिए दे दी जाए तो वो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कहलाएगी। सब क्लॉज 2 स्टेट्स दैट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल सबमिट जॉइंट पिटीशन बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल टू एंटर इनटू अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन executable on expiry of period mentioned in the certificate and such permission is not granted more than 3 times for the same premises। और प्रोवाइजो में क्या लिखा गया है? that the certificate for recovery of possession is issued, it shall lapse if the petition for execution is not filed before the rent tribunal within 6 months from the date of such certificate। अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए अगर आपने रेसिडेंशियल
पर्पस के लिए कोई प्रेमिसेस को किराए पे दिया तो वो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में आएगा। अब लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के केस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट को जॉइंट पिटीशन सबमिट करनी पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के पास सामने दैट वी वांट टू एंटर इनटू अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन मिल सकता है। अब लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का प्रोसीजर क्या होता है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है वो एक जॉइंट पिटीशन सबमिट करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। अगर उनको एंटर करना है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के अंदर तब भी, और अगर उनको रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए तब भी उनको जॉइंट पिटीशन सबमिट करनी पड़ेगी। यानी दोनों केसेस में अगर आपको एंटर करना है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के अंदर और आपको रिकवरी भी चाहिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो भी आपको जॉइंट पिटीशन सबमिट करनी पड़ेगी। बिफोर हुम? बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है इट शैल ग्रांट द परमिशन इमीडिएटली एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। मतलब रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इमीडिएट परमिशन दे देगा लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए और तुरंत ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा रिकवरी ऑफ पोजेशन का। और ये जो सर्टिफिकेट होगा इट इज एग्जीक्यूटेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। और जो भी ऐसी परमिशन होगी वो सिर्फ मैक्सिमम 3 बार मिल सकती है किसी एक प्रेमिसेस के रिस्पेक्ट में। और इसके अंदर एक चीज बात और ध्यान में रखनी है कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन इशू होता है तो वो लैप्स कर जाएगा अगर पिटीशन नहीं फाइल की गई एग्जीक्यूशन की रेंट ट्रिब्यूनल के सामने विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आपको एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। सेक्शन 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एविक्शन ऑफ टेनेंट। अब एविक्शन के लिए अब जितने भी ABCD करके जितने भी पॉइंट्स हम देखेंगे ये सारे के सारे स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर टेनेंट्स की एविक्शन हो सकती है। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? विच इज ग्राउंड A, दैट टेनेंट नीदर पेड नॉर टेंडर्ड रेंट ड्यू फॉर 4 months। 4 महीने तक अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया है कि बकाया किराया, तो इट इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। अब ये ग्राउंड प्रोवाइजो 1 ये कहता है कि दिस ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल टू अ लैंडलॉर्ड हु हैज नॉट डिस्क्लोज टू टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक। अगर लैंडलॉर्ड ने अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम टेनेंट को नहीं बताया है तो इस ग्राउंड को साइट करके लैंडलॉर्ड एविक्शन नहीं ले सकता। प्रोवाइजो 2 ये बताता है कि इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी पिटीशन फाइल नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस टेनेंट को नोटिस दिया जाए बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और उस नोटिस के अंदर एरियर्स ऑफ रेंट की डिमांड की जाए और टेनेंट जो है उस नोटिस के विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अगर रेंट पे नहीं करता है तो पिटीशन फाइल की जा सकती है। अगर नोटिस नहीं दिया और 30 दिन के अंदर टेनेंट को 30 दिन का टाइम टेनेंट को नहीं दिया गया एरियर्स पे करने का, तो कोई भी पिटीशन इस ग्राउंड के ऊपर फाइल नहीं की जा सकती। और इसकी एक्सप्लेनेशन में सिंपल सी बात बताई गई है कि रेंट इज डीम्ड टेंडर्ड, उसको मान लिया जाएगा कि इफ इट हैज बीन टेंडर्ड व्हेन इट इज रिमिटेड थ्रू मनी ऑर्डर टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग द सेम डिपॉजिटेड और इट इज डिपॉजिटेड विद द रेंट अथॉरिटी। अगर टेनेंट ने रेंट अथॉरिटी को पे कर दिया वो रेंट एरियर्स में, तो माना जाएगा कि उसने रेंट टेंडर कर दिया है, या फिर वो मनी ऑर्डर का भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड इज ग्राउंड बी। इट टॉक्स अबाउट टेनेंट विलफुली कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज सब्सटैंशियल डैमेज टू द प्रेमिसेस। सी के अंदर बात की गई है टेनेंट विदाउट रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड एनी कंस्ट्रक्शन विच हैज मटीरियली ऑल्टर्ड द प्रेमिसेस और लाइकली टू डिमिनिश इट्स वैल्यू। यानी कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसने प्रेमिसेस को ऑल्टर कर दिया है या उसकी वैल्यू डिमिनिश कर दी है। पॉइंट डी, tenant created nuisance or act inconsistent with purpose of tenancy or likely to affect adversely and substantially landlord's interest। तो टेनेंट कोई nuisance करता है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करता है which is inconsistent, मतलब कि जिस काम के लिए उसको किराए पे घर प्रेमिसेस दी गई थी उसके इतर कोई काम करता है, तो इट फॉल्स अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 9। क्लॉज ई बात करता है टेनेंट असाइंड और सबलेट पार्ट और पार्टेड विद द पोजीशन विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। टेनेंट ने असाइन कर दिया
अपनी प्रेमिसेस को उसकी सबलेटिंग कर दी, या फिर ही हैज पार्टेड विद इट्स पोसेशन विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। और इसकी एक्सप्लेनेशन में सिंपल सी बात की गई है, इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन अदर देन टेनेंट इज इन एक्सक्लूसिव पोजेशन देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट असाइनमेंट, सबलेटिंग या फिर पार्टिंग विद द पोजेशन हो चुकी है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई और पर्सन अदर देन द टेनेंट के पास उस प्रेमिसेस की एक्सक्लूसिव पोजेशन है, तो इसका मतलब है कि उस टेनेंट ने उसको असाइन कर दिया है, सबलेट कर दिया है और ही हैज पार्टेड विद इट्स पोजेशन। क्लॉज एफ बात करता है, टेनेंट रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर और डिनाइड टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड हैज नॉट वेव्ड हिज राइट और कंडोन्ड कंडक्ट ऑफ द टेनेंट। यानी कि टेनेंट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि एक्स इज माई लैंडलॉर्ड और वाई इज माई लैंडलॉर्ड, उसने उसका टाइटल ही डिनाउंस कर दिया या फिर उसने अपना कैरेक्टर रिनाउंस कर दिया। कैसे कि उसने कहा कि मैं टेनेंट नहीं, मैं ही लैंडलॉर्ड। क्लॉज जी बात करता है, प्रेमिसेस लेट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ईदर होली और पार्शियली पुट टू कमर्शियल यूज, यानी आपने किराए पे दिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर, लेकिन टेनेंट ने क्या किया, उसको कमर्शियल यूज करने लग गया, होली या पार्शियली। क्लॉज एच बात करता है, लेट टू टेनेंट फॉर रेसिडेंस ड्यू टू हिम बीइंग एम्प्लॉय ऑफ लैंडलॉर्ड एंड नाउ एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। किराए पे क्यों दिया गया था उसको प्रेमिसेस लैंडलॉर्ड के द्वारा? क्योंकि वो लैंडलॉर्ड का एम्प्लॉय था, लेकिन अब उसकी नौकरी चली गई है, तो सीधी सी बात है कि उसकी एविक्शन होना जरूरी है एज पर क्लॉज। क्लॉज आई बात करता है, रिक्वायर्ड रीजनेबली एंड बोनाफाइड बाय लैंडलॉर्ड फॉर हिज और हिज फैमिली यूज। नाउ दिस क्लॉज आई 9 सब क्लॉज आई टॉक्स अबाउट बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या चीज है वो हमें प्रोवाइजो से पता चलेगा कि इस ग्राउंड को कब यूज किया जा सकता है। अब क्लॉज आई के अंदर अगर इस ग्राउंड पे डिक्री मांगी लैंडलॉर्ड के अंदर तो और वो जीत जाता है, देन ही विल नॉट लेट टू अनदर पर्सन विद इन 3 years, वो सेम प्रेमिसेस को किसी और पर्सन को 3 साल तक किराए पे नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसने वो किसी और पर्सन को किराए पे दे दी तो टेनेंट की एंटाइटलमेंट हो जाएगी रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन की, और उसके लिए वो पिटीशन मूव कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल को, और रेंट ट्रिब्यूनल विल डिस्पोज द पिटीशन एक्सपीडिशियसली और सेक्शन 16 का प्रोसीजर अप्लाई करेगा। अब मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, उसने बोनाफाइड रिक्वायरमेंट साइट करके क्लॉज आई के अंदर एविक्शन करवा ली, तो वो उस प्रेमिसेस को अगले 3 साल तक फिर से किराए पे नहीं दे सकता है किसी और पर्सन को। और अगर वो ऐसा करता है तो टेनेंट जो है उस प्रेमिसेस की पोजीशन को वापस पा सकता है। उसके लिए उसको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन 16 का प्रोसेस फॉलो करते हुए उस पिटीशन को एक्सपीडिशियसली डिस्पोज कर देगा। क्लॉज जे बात करता है दैट द टेनेंट हैज बिल्ट और एक्वायर्ड वेकेंट पोजीशन और अलॉटेड सूटेबल प्रेमिसेस, यानी कि टेनेंट ने ईदर उसने अपना खुद का घर बना लिया है या फिर उसने कुछ वेकेंट पोजीशन कहीं से खरीद ली है किसी और प्रेमिसेस की, या फिर उसको कोई प्रेमिसेस अलॉट हो गई है, तो भी इस ग्राउंड पे उसकी एविक्शन हो सकती है। क्लॉज के क्या कहता है, प्रेमिसेस नॉट यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पिटीशन। पिटीशन फाइल करने से पहले पिछले 6 महीने तक, कॉन्टिन्यूसली पिछले 6 महीने तक प्रेमिसेस का कोई भी यूज नहीं हुआ है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। टेनेंट ने प्रेमिसेस को पिटीशन फाइल करने से पिछले 6 महीने से ही उसको यूज करना बंद कर दिया है और उसके लिए कोई रीजनेबल कॉज भी असाइन नहीं किया है टेनेंट ने। क्लॉज एल बात करता है, लैंडलॉर्ड इज रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अबेट द ओवरक्राउडिंग ऑफ प्रेमिसेस। अब लैंडलॉर्ड है, उसको किसी अथॉरिटी ने, मान लीजिए लोकल अथॉरिटी ने, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रेमिसेस के चलते उसके अंदर बोला कि आप इसको ठीक करिए। क्लॉज एम के अंदर बात की गई है, लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स बिल्डिंग टू कैरी आउट बिल्डिंग वर्क। अब किसके कहने पे बिल्डिंग वर्क करना है लैंडलॉर्ड को? स्टेट गवर्नमेंट के, किसी लोकल अथॉरिटी के, या फिर इन परसुएंस ऑफ एनी इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट स्कीम, या फिर प्रेमिसेस हैज बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और इन सारी केसेस के अंदर उसको बिल्डिंग वर्क करना है, देन ही कैन गेट eviction of the tenant. Next section is section 10. Section 10 talks about right of the landlord to recover immediate possession in certain cases. किस केस में
लैंडलॉर्ड इमीडिएट पोजेशन का इंटाइटल्ड है। इन क्लॉज ए, अगर इफ ही इज और वाज अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड और paramilitary forces of the union and the petition is filed within 1 year prior to date of retirement, release or discharge and within 1 year from the date of commencement of this act, whichever is later। सिंपल सी बात है, अगर जो टेनेंट लैंडलॉर्ड है ही वाज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड और paramilitary forces of the union of India और वो अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले या फिर रिलीज के या डिस्चार्ज के 1 साल पहले पिटीशन फाइल करता है या फिर 1 साल के विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिचएवर इज लेटर, उसके अंदर वो फाइल कर देता है जो भी डेट बाद में होगी, तो उसको इमीडिएट पोजेशन की एंटाइटलमेंट हो जाती है। क्लॉज बी के अंदर बात की गई है इज और वाज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस एंड ही फाइल्स द पिटीशन विदिन 1 ईयर प्रायर टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिचएवर इज लेटर। सेम बात की गई है आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, बस इसके अंदर एम्प्लॉय कहाँ का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, किसी लोकल बॉडी का या स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है और उसकी रिटायरमेंट में अब बस 1 साल बचा है या फिर इस एक्ट के कमेंस होने के 1 साल के अंदर अंदर वो ये पिटीशन फाइल कर रहा है, विच एवर इज लेटर, जो भी डेट बाद में आती है उसके अंदर वो ये फाइल कर सकता है। सी बात करता है बिकम्स अ सीनियर सिटीजन एंड ही फाइल्स पिटीशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट प्रेमिसेस। अब जो लैंडलॉर्ड है वो सीनियर सिटीजन है और उसने ये पिटीशन फाइल की है 3 साल के बाद, किराए पे देने के 3 साल के बाद ये पिटीशन फाइल की है, तब भी उसको इमीडिएट पोजेशन की इंटाइटलमेंट हो जाएगी। द लैंडलॉर्ड इज द डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज अ डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंडलॉर्ड हु वाज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड और पैरामिलिट्री ऑफ द यूनियन एंड हैज डाइड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट and is entitled to recovered immediate possession if filed within 1 year after death of such member or within 1 year from the commencement of this act whichever is later। यानी कि लैंडलॉर्ड था वो एक्सपायर कर गया और जो उसके डिपेंडेंट हैं, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर entitled to recover immediate possession अगर वो 1 साल के अंदर, डेथ के 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन फाइल कर देते हैं या फिर within 1 year of commencement of this act। Next is widow of the landlord or on petition filed in rent tribunal is again entitled to recover immediate possession if the petition is filed within 1 year of the death of husband। अगर कोई विडो है और वो पिटीशन फाइल करती है 1 साल के अंदर अंदर विद इन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, तो उसको भी एंटाइटलमेंट हो जाएगी इमीडिएट पोजेशन। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने मोर देन 1 प्रेमिसेस यानी 1 से ज्यादा प्रेमिसेस को रेंट पे दे रखा है, तो जो इमीडिएट पोजेशन रिकवर करने का जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ किसी एक प्रेमिसेस के रिस्पेक्ट में ही यूज कर सकता है और वो प्रेमिसेस लैंडलॉर्ड खुद चूज करेगा। एंड द पिटीशन इन सब क्लॉज 1 शैल बी मेंटेनेबल ओनली इफ पिटिशनर इज नॉट रिसाइडिंग इन हिज ओन प्रेमिसेस इन द सेम म्युनिसिपल एरिया, और वो तभी मेंटेनेबल होगी अगर जो लैंडलॉर्ड है, जो कि पिटिशनर है, वो उसी म्युनिसिपल एरिया में किसी अपनी खुद की प्रेमिसेस पे नहीं रह रहा। क्लॉज 3 कहता है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज लेट द ग्राउंड फ्लोर और incurs permanent disability due to which he is unable to use staircase and requires the ground floor for own use, then he is entitled to recover immediate possession on furnishing certificate from the medical board of government hospital and on satisfying rent tribunal that he has no suitable residential premises on the ground floor in same municipal area। सिंपल सी बात है, अगर लैंडलॉर्ड ने ग्राउंड फ्लोर किराए पे दिया था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो उसके पास कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और वो कोई सर्टिफिकेट ले आता है मेडिकल बोर्ड किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जो कि इशू किया गया हो, तो वो अपने ग्राउंड फ्लोर की इमीडिएट पोजेशन के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा, लेकिन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा रेंट ट्रिब्यूनल को कि उसके पास कोई भी और सूटेबल रेसिडेंशियल प्रेमिसेस नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे सेम म्युनिसिपल एरिया के। इस क्लॉज का प्रोवाइजो ये कहता है दैट अगर टेनेंट प्रिपेयर्ड है ग्राउंड फ्लोर खाली करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ प्रेमिसेस ऑन अपर फ्लोर, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इसका ऑर्डर पास कर देगी और इमीडिएट पोजीशन दे देगी, लेकिन वो कंडीशन ये लगाएगी कि कम से कम जो इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, जो ग्राउंड फ्लोर पे उसका घर था उससे ज्यादा छोटा या बड़ा उसका नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन की ही प्रेमिसेस उसको अपर फ्लोर पे भी मिलनी चाहिए, और वो कोई और भी कंडीशंस लगा सकती है रेंट ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से। क्लॉज 4 कहता है कि व्हेन द लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन इन दिस सेक्शन ही कैन नॉट लेट
रेगुलेटेड अगेन फॉर 3 years, 3 साल तक वो फिर से किराए पे नहीं दे सकता अगर वो रिकवरी करता है ऐसी प्रेमिसेस। और अगर वो देता है किसी और को 3 साल के अंदर अंदर, तो जो पुराना टेनेंट था ही इज एंटाइटल्ड टू रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑन एप्लीकेशन टू रेंट ट्रिब्यूनल, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एप्लीकेशन को एक्सपेडिशियसली डिस्पोज ऑफ कर देगी। और इस सेक्शन के अंदर हमें ध्यान में रखना है कि लैंडलॉर्ड का मतलब है ओनर ऑफ द प्रेमिसेस। के सेक्शन 10 की सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर लैंडलॉर्ड मीन्स ओनर ऑफ द प्रेमिसेस, और ये सेक्शन 9 में रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11। इसके अंदर बात की गई है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट। इफ द टेनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय लैंडलॉर्ड विदाउट हिज कंसेंट अदरवाइज देन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ही मे फाइल अ पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एंड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द। सिंपल सी बात की गई है, अगर किसी टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया है लैंडलॉर्ड ने बिना उसके कंसेंट के, वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पिटिशन फाइल कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ हिज। सेक्शन 12 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है रिकवरी ऑफ पोजेशन का। सबसे पहले जो भी टेनेंट या पर्सन है जो कि सेक्शन 11 के अंदर रिकवरी सीख कर रहा है, उसको पिटिशन फाइल करनी होगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। जो भी पिटिशन होगी वो एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल होगी जिसके ऊपर टेनेंट रिलाई कर रहा है, और जैसे ही पिटिशन फाइल होगी रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस इशू कर देगी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो एक डेट फिक्स कर देगी नॉट लेटर देन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और उस नोटिस के अंदर जब इशू ऑफ नोटिस होगा उसके अंदर सिंपल सी बात की जाएगी कि लैंडलॉर्ड जो है उसको अपना रिप्लाई फाइल करना होगा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो ये सर्विस ऑफ नोटिस होगी इट विल बी थ्रू द प्रोसेस सर्वर ऑफ ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और इन्हीं मोड्स के द्वारा सफिशिएंट सर्विस मानी जाएगी। लैंडलॉर्ड जो है फिर अपना रिप्लाई फाइल करेगा विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, और अगर पेटिशनर चाहे तो वो रिजॉइंडर फाइल कर सकता है विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई, और उसकी कॉपी भी उसको लैंडलॉर्ड को देनी होगी जैसे रिप्लाई में उसको कॉपी मिली थी। और जो रेंट ट्रिब्यूनल है फिर वो फाइनल डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देगा नॉट लेटर देन 15 days फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर फाइलिंग रिजॉइंडर। और जो ये पूरी की पूरी पिटीशन होगी सेक्शन 11 की वो 90 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल को समरी इंक्वायरी होल्ड करने के बाद लगता है कि पिटिशनर को इलीगली डिस्पोजेस किया गया था, तो इस पिटीशन को वो डिस्पोज ऑफ कर देगा ऑर्डर करते हुए कि इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। ही कैन डिस्पोज द पिटीशन बाय ऑर्डरिंग इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड कर सकता है टेनेंट को कोई भी हार्डशिप या इनकन्वीनियंस के लिए जो कि लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल जो है रेंट ट्रिब्यूनल वो सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन ग्रांट कर देगा टेनेंट। सेक्शन 13 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। कौन बनाएगा रेंट ट्रिब्यूनल को? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। और अगर 2 या 2 से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं एक एरिया की तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इट विल रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। और रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर सिर्फ एक पर्सन होगा जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा जिसको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। अब सिंपल सा आपको डिफरेंस ये देख लेना है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा रेंट ट्रिब्यूनल को? स्टेट गवर्नमेंट। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा कौन? ही विल बी अ पर्सन फ्रॉम द राजस्थान जुडिशियल सर्विस जिनकी रैंक होनी चाहिए सिविल जज सीनियर डिवीजन। और हाई कोर्ट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो एक या एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल के भी फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। सेक्शन 14 के अंदर बात की गई है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। अब रिवीजन ऑफ रेंट हमने देखी थी सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के अंदर। तो कोई भी लैंडलॉर्ड हु सीक्स रिवीजन ऑफ रेंट वो रिवीजन खुद से नहीं कर सकता, उसको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। और उस पिटीशन के साथ उसको एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी सारे अटैच करने पड़ेंगे। जैसे ही पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल होगी रेंट ट्रिब्यूनल जो है नोटिस इशू कर देगी जिसके अंदर कॉपी ऑफ पिटीशन भी होगी, एफिडेविट्स भी होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ऑपोजिट पार्टी। और फिर डेट फिक्स करेगी रेंट ट्रिब्यूनल जो कि विद इन 30 days होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। अब ऑपोजिट पार्टी चाहे तो अपना रिप्लाई फाइल कर सकती है एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ
30 दिन के अंदर अंदर। और सर्विस जो होगी नोटिस की और रिप्लाई की या किसी भी चीज़ की, वो प्रोसेस सर्वर से होगी, रेंट ट्रिब्यूनल के, सिविल कोर्ट के, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अब पेटिशनर चाहे तो वो एक रिजॉइंडर भी फाइल कर सकता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स कर देगी, जो कि विद इन 90 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। यानी जिस दिन पहली नोटिस सर्व हुई थी टेनेंट को, उसके 90 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ फाइनल हियरिंग वो कर सकते हैं। और अब रेंट ट्रिब्यूनल जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हियरिंग कैन होल्ड सच समरी इंक्वायरी एज डीम नेसेसरी एंड फिक्स द रेंट एज पर सेक्शन 6 और सेक्शन 7 एंड इट कैन ऑल्सो इशू रिकवरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट फ्रॉम विच सच इंक्रीज्ड रेंट इज पेएबल। और जो ये पूरा प्रोसेस होगा, ये पूरी पिटिशन होगी रिविजन ऑफ रेंट की, उसको डिस्पोज करना होगा 150 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन का क्या प्रोसीजर होगा? अब जो भी लैंडलॉर्ड है, अगर उसको एविक्शन चाहिए तो उसको पिटीशन फाइल करनी होगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, उसके साथ उसको एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने पड़ेंगे। रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसके बाद नोटिस इशू करेगा कॉपी ऑफ पिटीशन के साथ, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक विद इन 30 डेज एक डेट फिक्स कर देगा फ्रॉम द इशू डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस रिक्वायरिंग टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई। अब सर्विस कैसे होगी नोटिस की? वो प्रोसेस सर्वर से होगी, ट्रिब्यूनल के, कोर्ट के, रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, और इन सबको सफिशिएंट सर्विस माना जाएगा। और ऐसा करने के बाद टेनेंट को अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक कॉपी पिटिशनर को भी सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और पिटिशनर चाहे तो फिर उसके बाद एक रिजॉइंडर फाइल कर सकता है, कॉपी उसको सर्व करनी पड़ेगी ऑपोजिट पार्टी को, रिजॉइंडर वो फाइल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ रिप्लाई। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है फिर वो एक फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स कर देगी, जो कि विद इन 180 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट, जो पहला नोटिस है। और जो ये पूरी पिटीशन होगी इसका फाइनल डिस्पोजल कर दिया जाएगा विद इन 240 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ओरिजिनल नोटिस ऑन द टेनेंट। अब रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो समरी इंक्वायरी भी कर सकता है पिटीशन डिसाइड करने के लिए, लेकिन रेंट ट्रिब्यूनल को हर संभव कोशिश करनी है कि अगर काम कंसिलिएशन या सेटलमेंट से हो जाए तो उसको ट्राई करना है। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल ने लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसाइड किया है केस, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन टेनेंट को इशू कर देगा। और जो ये सर्टिफिकेट होगा वो 3 महीने के बाद एग्जीक्यूटेबल डिसीजन के। और अगर कमर्शियल यूज के लिए प्रेमिसेस रेंट पे दी गई थी तो सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने के बाद एग्जीक्यूटेबल। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लैंडलॉर्ड केस जीत जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रिकवरी ऑफ पोजीशन का, और जो डेट लिखी होगी उस सर्टिफिकेट के ऊपर उसके 3 महीने बाद, जो डिसीजन की डेट थी उसके 3 महीने बाद वो सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटेबल होगा। मतलब टेनेंट को फिर से 3 महीने का टाइम मिलेगा प्रेमिसेस को विकेट करने के लिए, और अगर कमर्शियल यूज के लिए दी थी तो 6 महीने का टाइम मिलेगा। सेक्शन 16 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। अगर इमीडिएट पोजीशन चाहिए जिस लैंडलॉर्ड को, तो उसको पिटीशन फाइल करेगा वो, रेंट ट्रिब्यूनल जाके एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल जो है इशू करेगी नोटिस, उसके साथ वो नोटिस के साथ पिटीशन भेजेगी, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, और 30 दिन के अंदर अंदर वो एक डेट फिक्स कर देगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायरिंग टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई। और सर्विस कैसे होगी? रेंट ट्रिब्यूनल के प्रोसेस सर्वर से होगी, सिविल कोर्ट्स से होगी, रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट ड्यू से होगी। अब टेनेंट को रिप्लाई अपना फाइल करना पड़ेगा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के साथ, कॉपी एक पिटिशनर को देनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर। अब पिटिशनर जो है वो चाहे तो रिजॉइंडर भी फाइल कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर, कॉपी उसको देनी पड़ेगी टेनेंट को। और जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो फाइनल हियरिंग की डेट रख देगी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। और ये वाली जो इमीडिएट पोजीशन की जो पूरी पिटिशन है इसका डिस्पोजल 150 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन टेनेंट करना पड़ेगा। अब रेंट ट्रिब्यूनल अगर समरी इंक्वायरी होल्ड करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग टू डिटरमाइन वेदर पिटिशनर इज लैंडलॉर्ड एज इन सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट द पिटिशनर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ लैंडलॉर्ड, तो वो पिटिशन जो है जो कि 10(1) और 10(3) के अंदर थे उस कैटेगरी में आता है लैंडलॉर्ड, तो फिर पिटिशन वो 120 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दे और सर्टिफिकेट इशू कर देगा रिकवरी ऑफ इमीडिएट
इमीडिएट पोजेशन का रेंट ट्रिब्यूनल इशू कर देगी। और जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो 3 महीने बाद फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन एग्जीक्यूटेबल होगा। टेनेंट को फिर से 3 महीने का टाइम मिलेगा प्रेमिसेस को वेकेट करने। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17। इट टॉक्स अबाउट फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ फाइनल ऑर्डर। इस सेक्शन में सिंपल सी बात की गई है, रेंट ट्रिब्यूनल व्हाइल फाइनली डिसाइडिंग अ पिटीशन इन विच इट इज नॉट प्रोसीडिंग एक्स पार्टे शैल फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल। और ये क्या होगी डेट? विद इन 2 to 6 months फ्रॉम इट्स डिसीजन। एंड पार्टीज जो हैं दे विल appear before appellate rent tribunal on the date to receive notices of appeal if filed against before final order of rent tribunal, and date fixed shall be mentioned in final order passed by rent tribunal, and copy of final order immediately after pronouncement will be delivered to party against whom the order is made, and if final order is partly against one party and partly against another party, both the parties can prefer appeal, and then copy of final order will be given to both parties, and copy of final order shall bear seal of the presiding officer, and party who is preferring the appeal may file such copy with appeal। अब इसके अंदर सिंपल सी बात की गई है कि अगर अपील करनी तो उसकी डेट ऑफ अपीयरेंस भी अपील के अंदर बिफोर द एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल वो भी रेंट ट्रिब्यूनल ही फिक्स करेगी। और वो डेट कब होनी चाहिए? डेट ऑफ अपीयरेंस की 2 से 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द डेट ऑफ इट्स डिसीजन ये डेट होनी चाहिए। और जो भी डेट फिक्स की जाएगी पार्टीज को उस दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा नोटिस को एक्सेप्ट करने के लिए। और जो भी डेट होगी जो कि मेंशन होगी फाइनल ऑर्डर में रेंट ट्रिब्यूनल के, उसकी कॉपी जो है फाइनल ऑर्डर की पहले तो वो उस पार्टी को दी जाएगी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है। लेकिन अगर उसमें एक से ज़्यादा पार्टीज हैं यानी कि मिक्स्ड ऑर्डर है कि इट इज़ पार्टली अगेंस्ट वन पार्टी एंड पार्टली अगेंस्ट अनदर पार्टी, तो जो दोनों पार्टीज हैं वो अपील की कॉपी उनको फिर मिलेगी। और जो भी फाइनल ऑर्डर की कॉपी होगी उसके ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सील भी लगी होगी। और पार्टी प्रेफरिंग अपील में फाइल सच कॉपी विद द अपील। अगर वो अपील करती है तो वो फाइनल ऑर्डर की कॉपी जो है उसको भी अपील के अंदर लगा। सेक्शन 18 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अब इस एक्ट के अंदर जो भी केस होगा उसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूसिवली रेंट ट्रिब्यूनल की होगी एंड नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। अब प्रोवाइजो 1 क्या कहता है? रेंट ट्रिब्यूनल while deciding petitions to which chapter 2 and chapter 3 of this act do not apply shall have regard to provisions of transfer of property act and Indian contract act or any other substantive law, apply them in same manner as if this case was before the civil। proviso 2 ये कहता है कि rent tribunal cannot entertain petitions under Rajasthan Public Premises Eviction of Unauthorized Documents Act 1964 and Rajasthan Premises Requisition and Eviction Ordinance 1949 when the petition is only for recovery of unpaid rent and arrears of rent is filed, then time schedule and procedure in section 14 shall apply, and when petition for recovery of possession is filed with respect to premises and tenancies to which chapter 2 and chapter 3 do not apply, then the time schedule and procedure in section 15 shall apply, and petition instituted in rent tribunal having local jurisdiction, जिस rent tribunal की local jurisdiction होगी वहीं पे फाइल होगा। तो jurisdiction किसकी होगी? rent tribunal की होगी, सिविल कोर्ट की नहीं होगी। अगर कोई ऐसी पिटीशन डिसाइड हो रही है जिसके ऊपर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऐसी प्रेमिसेस के ऊपर नहीं अप्लाई करता है तो उसके अंदर रेंट ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखना होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कोई भी और सब्सटैंटिव लॉ की जो प्रोविजंस हैं वो सेम मैनर में लगेंगी एज इफ द केस वाज द सिविल कोर्ट। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो पेटिशंस जो है राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1964 एंड राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेस रिक्विजिशन एंड एविक्शन ऑर्डिनेंस 1949 के खिलाफ कोई भी पेटिशंस जो इन एक्ट के अंदर फाइल होती हों उसके ऊपर उसकी जुरिसडिक्शन नहीं होगी रेंट ट्रिब्यूनल। अगर अनपेड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट की पेटिशन है तो सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर किसी रिकवरी की पोजेशन की रिकवरी की वो है पेटिशन है तो जिसके ऊपर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करता है तो सेक्शन 15 का प्रोसेस फॉलो होगा और पिटीशन जो है वो उसी रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल होगी जिसके पास लोकल जुरिसडिक्शन होगी इस केस। नाउ सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स अपील्स एंड लिमिटेशन। तो एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगर 2 या
दो से ज़्यादा एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं एक एरिया में तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। अगर एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर एक ही पर्सन होगा जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? ही विल बी अ पर्सन हु हैज 3 years experience as a district judge, and High Court can also authorize presiding officer to discharge functions of multiple एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स। अब अपील जो है जो कि रेंट ट्रिब्यूनल से एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगी वो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर विद कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर फाइल की जाएगी। और जैसे ही अपील फाइल होगी एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल वो नोटिस सर्व कर देगा विद द कॉपी ऑफ अपील ऑन रिस्पोंडेंट ऑन द डेट फिक्स्ड बाय रेंट ट्रिब्यूनल इन सेक्शन 17 बिफोर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, एंड इफ रिस्पोंडेंट फेल्स टू अपीयर तो एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स भी चला सकता है। एंड इन केस ऑफ फाइनल ऑर्डर इन सेक्शन 17 was passed in ex parte proceedings against any party, then the appellate tribunal shall issue notice with copy of the appeal, and it will fix a date not later than 30 days requiring respondent to appear before it। और जो ये प्रोसेस की इसकी सर्विस होगी इशू ऑफ नोटिस की वो रेंट ट्रिब्यूनल के प्रोसेस सर्वर के थ्रू हो सकती है, सिविल कोर्ट के प्रोसेस सर्वर्स के थ्रू हो सकती है, रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू हो सकती है। इसके बाद एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा which will not be later than 45 days from the date of service of notice of appeal, and appeal will be disposed of within 180 days from the date of service of notice of appeal on the respondent, and appellate rent tribunal may allow filing of additional affidavit documents at any stage of the appellate rent tribunal के पास interlocutory orders पास करने की भी पावर होगी during pendency of appeal। appellate rent tribunal while deciding the appeal after recording reasons क्या क्या कर सकता है? it can confirm the order, vary the order, set aside the order, reverse the order or modify the order of rent tribunal, and it can remand the case back to rent tribunal with directions। it can issue appropriate recovery certificate according to its decision, and appellate rent tribunal's decision is final और उसके बाद कोई अपील या रिविजन का प्रोसेस नहीं है। on application of parties after notice to parties and after hearing them or on its own motion, appellate rent tribunal can transfer the case from one rent tribunal to another rent tribunal, and after the transfer case proceeds from the stage where transferred। और इसके अंदर final order का मतलब होता है any order by which any proceeding pending before rent tribunal is finally disposed of with respect to subsections। section 19 कैपिटल ए बात करता है power of tribunal to order payment of rent and arrears thereof during pendency of petition of appeal। ये कब से आया? 2017 अमेंडमेंट से। अब अगर लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन करता है तो ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर हियरिंग पार्टीज टू द पिटिशन और अपील ऑर्डर दैट टेनेंट शैल पे टू लैंडलॉर्ड ऑल ड्यूज फोर्थविथ एंड कंटिन्यू टू पे रेंट ड्यूरिंग पिटिशन और अपील ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटिशन और अपील एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल दोनों पेंडेंसी के दौरान ये ऑर्डर कर सकते हैं कि टेनेंट जो भी उसका रेंट बनता है उसको पे करता रहे जब तक ये केस चल रहा है। सेक्शन 20 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स की। अब एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है? इन मोड से हो सकती है। पहली बात तो अटैचमेंट या सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूशन हो सकती है। अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ ऑपोजिट पार्टी से हो सकती है। इट कैन बी थ्रू अटैचमेंट ऑफ वन और मोर बैंक अकाउंट से हो सकती है। इट कैन बी बाय वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी के किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी या अलाउंसेस अटैच करके भी हो सकती है। एग्जीक्यूशन के लिए कोई एडवोकेट को अपॉइंट किया जा सकता है कमिश्नर बना के, या फिर कोई ऑफिसर ट्रिब्यूनल का या लोकल अथॉरिटी का या लोकल बॉडी के ऑफिसर को डिप्यूट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एप्लीकेंट भी यूज किया जा सकता है। अब ट्रिब्यूनल में रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी और पुलिस टू एग्जीक्यूट फाइनल ऑर्डर, तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर टेनेंट ने प्रेमिसेस को वेकेट नहीं किया विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन, देन ही शैल बी लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफ पोजीशन टू पे मीन प्रॉफिट्स। उसको मीन प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर प्रेमिसेस को वेकेट नहीं कर सकता है। और कितने मीन प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे? उसको दुगना रेंट पे करना पड़ेगा। और अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रेमिसेस थी तो
3 गुना रेंट पे करना पड़ेगा, और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए थी तो भी उसको 3 गुना रेंट पे करना पड़ेगा इन केस द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन हैज बीन इशूड इन सेक्शन 16। अगर सेक्शन 16 के अंदर इमीडिएट पोजेशन का ऑर्डर था तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी उसको 3 गुना रेंट पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मीन प्रॉफिट। एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनल ऑर्डर और अदर ऑर्डर पास्ड अंडर द एक्ट इन समरी मैनर, एंड इट कैन डिस्पोज द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। और क्या मेन चीज है कि जो भी अपील या कोई अदर प्रोसीडिंग्स इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन, देन इट विल नॉट save the tenant from his liability to pay mean profits at rates specified in subsection 3, and tenant is liable to pay mean profits at rates specified in subsection 3 from the date on which recovery of certificate was issued or unless specifically ordered otherwise by appellate rent tribunal or any। section 21 बात करता है procedure and powers of appellate rent tribunal and rent tribunal। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, जो भी एविडेंस होगा वो एफिडेविट पे देना होगा। रेंट ट्रिब्यूनल और एपेलेट rent tribunal they can call witnesses for examination and cross examination। जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे रेंट ट्रिब्यूनल के सामने they will be marked EX1 EX2 in red ink petitioner के लिए, और EXA1 EXA2 in red ink with respect to respondents के लिए। जो भी सिग्नेचर्स हैं या फिर कोई ऐसा पार्ट है डॉक्यूमेंट का जो कि एफिडेविट के ऊपर जो कि एफिडेविट में रेफर किया गया है तो उसको डिस्टिंक्टली मार्क किया जाएगा, उसको अलग से मार्क किया जाएगा एज ABCD रेडिंग के अंदर। रेंट ट्रिब्यूनल या एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल CPC से बाउंड नहीं होगी, लेकिन उसको नेचुरल जस्टिस से गाइडेड रहना पड़ेगा और उनके पास पावर होगी टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, एंड दे कैन ऑल्सो डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एंड हैव सेम पावर्स वेस्टेड इन सिविल कोर्ट्स। किस चीज के लिए उनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी? समनिंग के लिए, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस के लिए, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इशूइंग कमीशंस के लिए, डिसमिसिंग पिटीशन फॉर डिफॉल्ट के लिए, डिसाइडिंग पिटीशन एक्स पार्टे के लिए, या फिर ब्रिंगिंग LRs ऑन रिकॉर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाने के लिए। रेंट ट्रिब्यूनल जो है इट शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग रीजंस। कोई भी एडजर्नमेंट बिना रिटन एप्लीकेशन के नहीं मिलेगी इन प्रोसीडिंग्स के अंदर। और प्रोसीडिंग्स जो हैं रेंट ट्रिब्यूनल और एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। सेक्शन 193 सेक्शन 228 विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 ऑफ IPC। एंड जो रेंट ट्रिब्यूनल और एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल है दे विल बी डीम्ड एज सिविल कोड फॉर 196 IPC एंड 195 CRPC एंड चैप्टर 26 ऑफ सेक्शन 21 कैपिटल A बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी। दिस केम फ्रॉम 2017 अमेंडमेंट। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, सेक्शन 21 shall mutatis mutandis apply to rent authority and while entertaining, hearing or deciding petitions or any information furnished as if rent authority is substituted for rent tribunal। सेक्शन 22 के अंदर बात की गई है मॉडल फॉर्म्स के बारे में। अब पिटीशन और अपील का फॉर्म कहाँ पे है? शेड्यूल A और शेड्यूल B में। और रिकवरी सर्टिफिकेट का फॉर्म कहाँ पे है? शेड्यूल C के अंदर। 22 कैपिटल A के अंदर बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ये कौन होगा? ये एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के RAS ऑफिसर होंगे हु विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। और जो भी अपील होगी रेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट इट विल लाई टू रेंट ट्रिब्यूनल एंड इट विल बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और रेंट अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर होगा if it is not reversed, altered or modified by rent tribunal, it shall be final and not questioned in any civil court। अगर rent tribunal rent authority के order को reverse, alter या modify नहीं करती है तो it will not be questioned before any civil court। Section 22 capital B बात करता है tenancy agreements के बारे में। अब इसके अंदर सिंपल सी बात बताई गई है कि जिस दिन 2017 अमेंडमेंट पास हो गई, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2017 अमेंडमेंट, नो पर्सन शैल लेट, कोई भी व्यक्ति कोई भी मकान किराए पे नहीं देगा एक्सेप्ट बाय रिटन अग्रीमेंट इन राइटिंग एंड पर्टिकुलर्स ऑफ सच अग्रीमेंट कम्युनिकेटेड टू रेंट अथॉरिटी बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जॉइंटली इन फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल डी। तो 2017 अमेंडमेंट के बाद से कोई भी रेंट अग्रीमेंट विदाउट अग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं होगा। और इसके लिए जैसे ही ये अग्रीमेंट बनेगा इट विल बी कम्युनिकेटेड टू रेंट अथॉरिटी
by the landlord and tenant jointly in the form specified in Schedule D. और अगर agreement in writing already उन दोनों के बीच में था उस अमेंडमेंट से पहले, 2017 अमेंडमेंट से पहले, तो वो रेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म मेंशन्ड इन शेड्यूल डी के फॉर्म के हिसाब से। और अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं था तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो हैं वो एग्रीमेंट बनाएंगे और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे रेंट अथॉरिटी को। और अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट जॉइंटली नहीं उसको फाइल करते हैं देन दे कैन सेपरेटली फाइल इट ऑल्सो। और जो भी अग्रीमेंट है सबसेक्शन 1 के अंदर, इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी। और अगर सेक्शन 2 सब क्लॉज बी की बात करें, यानी कि इस केस में यानी कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ 2017 अमेंडमेंट। रेंट अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट शैल मेक एंट्री इन रजिस्टर, और उसके भी फॉर्म होगा शेड्यूल डी के अंदर। मतलब जैसे ही उसको रेंट अथॉरिटी के पास टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट किया जाएगा, वो उसे एक रजिस्टर के अंदर रजिस्टर कर लेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एज पर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, it will be taken as evidence of facts with respect to tenancy, and in absence of any statement inconsistent with details filed as Schedule D, it shall not be received as evidence, and rent authority shall upload details of tenancies along with registration number provided under subsection 4 on its website within 15 days of allotment of registration numbers. Section 22C बात करता है period of tenancy के बारे में। अब tenancies जो भी 2017 amendment के बाद आई हैं, दे शैल बी फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन टेनेंसी एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट के अंदर पीरियड स्पेसिफाइड है उसके ड्यूरेशन की वो टेनेंसीज होंगी। एंड टेनेंट कैन अप्रोच लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन ऑफ टेनेंसी। टेनेंट लैंडलॉर्ड को अप्रोच कर सकता है कि हाँ मेरी टेनेंसी को रिन्यू कर दिया जाए या उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, और ये भी जो कब तक उसको अप्रोच करना पड़ेगा, विद इन द पीरियड अग्रीड इन टेनेंसी एग्रीमेंट एंड प्रायर टू द एंड ऑफ टेनेंसी पीरियड, and if agreeable to landlord, he may enter into new tenancy agreement with landlord on mutually agreed terms. And if the tenancy is for a fixed term ends and it is not renewed, then and if the premises are not vacated by the tenant at the end of tenancy, then tenancy deemed renewed on month-to-month basis on same terms and conditions for a maximum 6 months unless renewed by landlord by agreement in right. Next section is section 22D. It talks about revision of rent in certain circumstances. So what are the circumstances in which rent can be revised? If the landlord has incurred any expenditure due to improvement, addition or structural alteration in the premises, then landlord may increase rent of premises by the amount agreed between landlord and tenant prior to commencement of the improvement work. और ये वाला जो इंक्रीज है इट विल बिकम इफेक्टिव आफ्टर 1 month आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और टेनेंट जो है वो रिडक्शन क्लेम कर सकता है व्हेन देयर इज डिक्रीज, डिमिनिशन, डिटीरियोरेशन ऑफ अकोमोडेशन और हाउसिंग सर्विसेज। इस सिचुएशन में टेनेंट रिडक्शन भी क्लेम कर सकता है, और लैंडलॉर्ड इंक्रीज कब क्लेम कर सकता है रेंट के अंदर, जब उसने कोई इंप्रूवमेंट, एडिशन या स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन की हो प्रेमिसेस के अंदर, और जो इंक्रीज इन रेंट है वो 1 महीने बाद इफेक्टिव होगा कंप्लीशन ऑफ वर्क के। लैंडलॉर्ड कैन ईदर रिस्टोर द प्रेमिसेस एंड हाउसिंग सर्विसेज और अग्री फॉर रिडक्शन इन रेंट। And if in case there is a conflict between landlord and tenant, they both can approach rent authority by filing a petition, and rent authority shall try to resolve the conflict by amicable settlement. If not settlement, then rent authority may pass orders after hearing both parties and materials put on record. Landlord और जो tenant हैं वो अगर कोई भी conflict होता है increase या decrease of rent से related, तो उनको RA के पास rent authority के सामने एक petition फाइल करनी पड़ेगी। rent authority हमेशा ये कोशिश करेगी कोई एमिकेबल सेटलमेंट निकल जाए, लेकिन अगर कोई एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होती तो रेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर देगी दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और मटेरियल्स जो कि रिकॉर्ड पे शो किए गए हैं उनको देखने के बाद। सेक्शन 22E के अंदर बात की गई है रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज रेंट इन सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाइड इन 22D। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपको रिवीजन ऑफ रेंट चाहिए तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रेंट अथॉरिटी के सामने, और जो भी फिक्सेशन और रिवीजन होगी रेंट की वो सारी की सारी
रेंट अथॉरिटी करेगी और जो भी चार्जेस होंगे दे विल बी पेएबल बाय द टेनेंट। और रेंट अथॉरिटी ये भी फिक्स करेगी कि द डेट फ्रॉम विच रिवाइज रेंट बिकम्स पेएबल, किस दिन से वो रिवाइज रेंट पेएबल होगा वो डेट भी रेंट अथॉरिटी फिक्स करेगी 22E के अंदर। सेक्शन 22F के अंदर बात की गई है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप चार्ज कर सकते हैं टेनेंट से और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा टेनेंट को विद इन 1 मंथ आफ्टर वेकेशन ऑफ प्रेमिसेस। 1 महीने के बाद जब उसने प्रेमिसेस खाली कर दी हैं तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाएगा। अगर रिफंड नहीं किया जाता है 1 महीने के अंदर अंदर तो टेनेंट जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रेंट अथॉरिटी के सामने। सेक्शन 22G बात करता है डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर रेंट अथॉरिटी के अंदर रेंट अथॉरिटी के पास रेंट डिपॉजिट किया जा सकता है। तो 3 सिचुएशंस हैं इसके अंदर बेसिकली। पहली सिचुएशन है लैंडलॉर्ड रेंट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, दूसरी सिचुएशन है लैंडलॉर्ड रिसीट देने से मना कर देता है, और तीसरी सिचुएशन है कि अगर वाकई में ये बोनाफाइड डाउट हो कि रेंट आखिर किसको पेएबल है। इस तीसरी सिचुएशन में भी रेंट जो है रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट किया जा सकता है और जैसे ही रेंट डिपॉजिट किया जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास तो रेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगी केस को और ऐसे ऑर्डर्स पास करेगी जो कि फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर फिट बैठते हों। और जो भी अमाउंट ऑफ रेंट डिपॉजिट किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन मैनर केप्ट इन पर्सनल डिपॉजिट और अकाउंट एंड इट विल बी ऑपरेटेड फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और लॉफुल क्लेमेंट। जो भी रिसीट होगी लैंडलॉर्ड से या रेंट डिपॉजिटेड इन 1 और 2 की इट शैल नॉट ऑपरेट एज एडमिशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ रेंट और अदर फैक्ट्स। सेक्शन 23 बात करता है लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड अमेनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल रूल क्या है कि लैंडलॉर्ड जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता और विदहोल्ड नहीं कर सकता अमेनिटीज। यही बात लिखी गई है 23 सब क्लॉज 1 के अंदर। लेकिन एक बात और है कि लैंडलॉर्ड अगर चाहे तो वो डिसकंटिन्यू विदहोल्ड कर सकता है अगर उसको रेंट अथॉरिटी की परमिशन मिल जाए और इफ सेटिस्फाइड रेंट अथॉरिटी भी ये ऑर्डर तभी पास करेगी इफ रेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द टेनेंट हैज नॉट पेड चार्जेस फॉर देम। और जैसे ही पिटीशन फाइल होगी लैंडलॉर्ड के द्वारा कि डिसकंटिन्यू या विदहोल्ड की जाए अमेनिटीज की तो रेंट अथॉरिटी जो है वो नोटिस इशू कर देगी दूसरी पार्टी को और आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज वो ऐसे ऑर्डर्स पास कर देगी एज दे सीम फिट। और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी जब भी ये इंक्वायरी इस सेक्शन की पेंडिंग होगी रेंट अथॉरिटी इंटरिम ऑर्डर्स भी पास कर सकता है और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन सेक्शन 23 की डिस्पोज की जाएगी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 24। इट टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट। तो जो भी एसेंशियल रिपेयर्स होंगे अप टू 5% ऑफ एनुअल रेंट के वो टेनेंट खुद के पैसे लगा के उनको करवाएगा और जो भी एसेंशियल रिपेयर्स होंगे इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ एनुअल रेंट के 5% से ज़्यादा वो लैंडलॉर्ड को कैरी आउट करवाने पड़ेंगे आफ्टर ही रिसीव्स नोटिस फ्रॉम द टेनेंट। और अगर लैंडलॉर्ड निगलेक्ट करता है इन रिपेयर्स को करने में विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस तो टेनेंट के पास लिबर्टी होगी कि वो आरए के सामने जाए और उसके सामने जाके अपना एक एस्टिमेट ऑफ रिपेयर्स को सबमिट करे और अगर आरए ने परमिशन ग्रांट कर दी तो इट शैल आल्सो पास ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम लैंडलॉर्ड बाय सेटिंग ऑफ रेंट पेएबल बाय द टेनेंट। इस सेक्शन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 23 सब क्लॉज 2, 23 सब क्लॉज 3, सेक्शन 23 सब क्लॉज 4 विल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू प्रोसीडिंग्स बिफोर रेंट अथॉरिटी इन दिस सेक्शन। मतलब कि जो भी टाइम लिमिट्स और बाकी बातें जो प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन 23 के अंदर वो इस सेक्शन के अंदर भी फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 24 कैपिटल ए बात करता है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर 23-24। ये 2017 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। अगर सेक्शन 23 सेक्शन 24 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने इस अमेंडमेंट से पहले तो उनको ऐसे कंटिन्यू किया जाएगा एज इफ ये अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी सेक्शन 24 कैपिटल ए की यानी 2017 अमेंडमेंट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 25 इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस। अब इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस राइट किसका है? लैंडलॉर्ड का राइट है। वो कब कब इंस्पेक्शन कर सकता है? ड्यूरिंग डे टाइम कर सकता है। उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देना होगा 7 days के प्रायर इंटीमेशन के साथ। एंड ये जो इंस्पेक्शन है वो
3 महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 26। इसके अंदर बात की गई है मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स एंड देयर कंट्रोल। तो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं रेंट ट्रिब्यूनल या एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल के, ये सेक्शन 21 आईपीसी के अंदर पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंदर होता है हाई कोर्ट के, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल का होता है वो सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल एक्सरसाइज करता है रेंट ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर हैं। अगर कोई मिनिस्टीरियल एम्प्लॉई है रेंट ट्रिब्यूनल या एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल का, तो ही विल बी गवर्नड अंडर द राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिनिस्टीरियल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 1986। और अगर कोई क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं तो राजस्थान क्लास 4 एम्प्लॉय रूल्स 1999 उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। The next section is section 26A. It talks about rent authority to be public servant and protection of action. This was added by 2017 amendment. तो उसके अंदर भी सिंपल बात है कि रेंट अथॉरिटी जो है वो विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 आईपीसी पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेयर्ड होंगे, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन उन्होंने गुड फेथ के अंदर लिया है दे विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दोज एक्शन। सेक्शन 27 बात करता है लिमिटेशन के बारे में, और इसमें सिंपल सी बात की गई है लिमिटेशन एक्ट 1963 पिटिशन एप्लीकेशंस अपील्स या फिर किसी और प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 28। इसके अंदर कोर्ट फीस की बात की गई है, और इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही कोई सूट अपील या एप्लीकेशन फाइल होगी सिविल कोर्ट में या किसी भी रेंट अथॉरिटी के सामने, रेंट ट्रिब्यूनल या फिर एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो कोर्ट फी पेएबल होगी। और अगर सेक्शन 8 की बात की जाए ऑन जॉइंट पिटिशन फॉर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, तो एड वैलोरम कोर्ट फी देनी होगी अंडर राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशंस एक्ट 1961, and it is payable on the amount of rent payable for year next before the date of presentation of petition। अगर सेक्शन 22E, 23 और 24 के अंदर पिटिशन फाइल की गई है तो 100 रुपीज़ फिक्स्ड कोर्ट फीस देनी होगी, और अगर सेक्शन 6, सेक्शन 7 की बात है तो 250 रुपये की फिक्स कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। सेक्शन 29 बात करता है दिस एक्ट विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड विल टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर एक्ट। सेक्शन 30 बात करता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की। कौन रिमूव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इस रिमूव करेगी डिफ़िकल्टीज़ को, और कोई भी डिफ़िकल्टी रिमूव नहीं की जाएगी 3 साल के बाद ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट के 3 साल के बाद कोई भी डिफ़िकल्टी रिमूव नहीं की जाएगी। सेक्शन 31 बात करता है रूल्स की। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और सेशन जो होगा वो बेयर मिनिमम 14 दिन का होना चाहिए। सेक्शन 32 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स की। अब कौन सा एक्ट रिपील हुआ था? राजस्थान प्रेमिसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950 रिपील हुआ था इस एक्ट के अंदर, और रिपील ने क्या चीज़ें इफेक्ट नहीं की थी? व्हाट डिड द रिपील नॉट अफेक्ट? अगर कोई भी चीज़ ड्यूली डन या सफर्ड थी उस एक्ट के अंदर, कोई भी राइट, टाइटल, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी अक्वायर या इनकर की गई थी उस एक्ट के अंदर, या फिर कोई फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट इनकर या सफ़र की गई थी उस एक्ट के अंदर, तो वो चीज़ें कंटिन्यू करेंगी। और ये रिपील जो इस 1950 एक्ट का है, दिस विल नॉट अफेक्ट दीज थिंग्स विच हैव टेकन प्लेस अंडर दैट एक्ट। सो विद दिस वी आर डन विद द शॉर्ट नोट्स ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ये आरजेएस की 5 फुल मॉक टेस्ट्स की सीरीज है जिसे आप अटेम्प्ट करके अपनी करंट प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे द्वारा डायरेक्टली निकाली गई पहली टेस्ट सीरीज है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। डोंट कंपेयर इट्स लो प्राइस विद इट्स कंटेंट। क्वेश्चंस वेल रिसर्च्ड और अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ आरजेएस हैं, जिससे आपको रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस हो सके। पायरेसी रोकने के लिए इन टेस्ट्स की कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप वेबसाइट से इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टेस्ट्स को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 5 मॉक टेस्ट्स यू आर नॉट satisfied with anything in this test series, then we will refund your whole 100% of the money. For this, just send your UPI ID on the WhatsApp number of our YouTube channel and your money will be refunded within 180 minutes. No questions asked policy. All the best. Now we will begin with previous year questions which have been asked in Rajasthan Rent Control Act 2001 in RJS examination. सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following landlord is entitled to recover immediate possession of residential premises? तो कौन कौन entitled है immediate possession के लिए? कोई भी रिटायर्ड मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस का, अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या रिटायर्ड एम्प्लॉई है किसी स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन का। चैप्टर 2 और चैप्टर 3
किस प्रेमिसेस पे नहीं अप्लाई करेंगे। एनी प्रेमिसेस सिचुएटेड इन द म्युनिसिपल एरिया ऑफ जयपुर सिटी लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹8,000। टाइम लिमिट क्या होगी? डिस्पोजल ऑफ पिटिशन विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 15 विद इन 240 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। इफ देयर इज अ परमिशन टू एंटर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, ये किस सेक्शन के अंदर बात की गई है इसकी? सेक्शन 8 के अंदर। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 2(1) सब क्लॉज आई, इन केस ऑफ प्रेमिसेस लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, हु ऑफ द फॉलोइंग रिसाइडिंग विद द टेनेंट एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली अप टू हिज डेथ शैल बी इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, ये लोग एंटाइटल्ड होंगे। Premises does not include accommodation in a hostel. Remedy available to aggrieved party against final order passed by rent tribunal. तो क्या रेमेडी है? अपील कर सकते हैं वो अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 6। No person is eligible for appointment as presiding officer of appellate rent tribunal unless he has been a district judge for 3 years. Chapter 2 and Chapter 3 do not apply to premises belonging to a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956. Which is not a requisite regarding inspection of premises. Inspection shall be carried out only in presence of the tenant. ये ऐसी कोई भी requirement नहीं है inspection of premises के अंदर, इस एक्ट के अंदर। And what are the requisites for inspection of premises? तो क्या क्या requisites थे? During day time होनी चाहिए, prior intimation होनी चाहिए 7 दिन की, और ये not more than once in 3 months होना चाहिए। सेक्शन 22E के अंदर कोर्ट फीस कितनी पेएबल है? ₹100 की। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन कितने दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? 60 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। अगर जब रिपील हुआ था राजस्थान प्रेमिसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950, दो इस रिपील ने किन चीज़ों को अफेक्ट नहीं किया था? एनीथिंग विच वॉज ड्यूली डन और सफर्ड अंडर द एक्ट, any right acquired under the act, or any fine incurred under the act of 1950. So with this we are also done with all the previous year questions of Rajasthan Rent Control Act 2001 which have come in the Rajasthan Judicial Services examination in the previous years. ये RJS की 5 full mock tests की सीरीज है जिसे आप अटेम्प्ट करके अपनी करंट प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे द्वारा डायरेक्टली निकाली गई पहली टेस्ट सीरीज है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। डोंट कंपेयर इट्स लो प्राइस विद इट्स कंटेंट। क्वेश्चंस वेल रिसर्च्ड और अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ RJS हैं, जिससे आपको रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस हो सके। पायरेसी रोकने के लिए इन टेस्ट्स की कोई PDF नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आप वेबसाइट से इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टेस्ट्स को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 5 मॉक टेस्ट्स यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद एनीथिंग इन दिस टेस्ट सीरीज, देन वी विल रिफंड योर होल 100% ऑफ द मनी। फॉर दिस जस्ट सेंड योर UPI ID on the WhatsApp number of our YouTube channel and your money will be refunded within 180 minutes. No questions asked policy. All the best. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। Thank you for watching. I'll see you next time.